भारतीय वायुसेना, जिसका इतिहास शौर्य से भरा है। जब जब भारत के खिलाफ दुश्मनों ने सिर उठाने की कोशिश की, हिंद के आकाश वीरों ने उसे तबाह करने में देर नहीं लगाई। 1965 का युद्ध हो या फिर 1971 की जंग, हर मोर्चे पर भारतीय वायुसेना का दुनिया ने देखा पराक्रम। 1999 के करगिल वॉर में दुश्मनों को सबक सिखाने से लेकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंक का दहन तक भारतीय वायुसेना ने वीर गाथा लिख दी। आठ अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। 90 सालों के इस स्वर्णिम और गौरवशाली सफर में भारतीय वायुसेना के सामने कई चुनौतियां आईं। तमाम चुनौतियों का भारतीय वायुसेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। आज भारतीय वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना में से एक है, जो देश को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने में अहम भूमिका निभा रही है। अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना, जिसमें 6 RIAF ट्रेन ऑफिसर और 19 जवानों को शामिल किया गया था। भारतीय वायुसेना के पहले कमांडर इन चीफ बने एयर मार्शल सर थॉमस W. एल्महर्स्ट, जिन्हें आजादी के बाद भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया। भारतीय वायुसेना के पास ताकतवर फाइटर जेट का बड़ा बेड़ा है, तो वहीं मालवाहक विमान, अटैक हेलीकॉप्टर से लेकर अवॉक्स विमान भी एयरफोर्स में शामिल हैं। भारत के पड़ोस में चीन और पाकिस्तान जैसे देश मौजूद हैं, जो भारत के खिलाफ हमेशा साजिशों का ताना बाना बुनने में लगे रहते हैं। ऐसे में भारत खुद को टू फ्रंट वॉर जैसी सिचुएशन के लिए तैयार कर चुका है, जिसमें सुखोई, राफेल, मिग, मिराज और जागुआर जैसे फाइटर जेट्स की भूमिका अहम हो जाती है। मौजूदा समय में इंडियन एयरफोर्स के पास 31 स्क्वाड्रन हैं, जिनमें राफेल, मिराज, सुखोई 30 MKI, जगुआर और मिग 29 जैसे विमान शामिल हैं। अब देश में ही 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका बनाने की भी तैयारी हो रही है। भारतीय वायुसेना 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन पर काम कर रही है, यानी भारत में ही सबसे ताकतवर, सबसे खतरनाक, सबसे विध्वंसक 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बनाने की तैयारी भारत शुरू कर चुका है, जो हवा में ही किसी भी दुश्मन के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन को भस्म कर देंगे। रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए भारत ने स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तहत फाइटर जेट का निर्माण शुरू कर दिया है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। खबर है कि भारत जल्द ही 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम के तहत देश में एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करेगा, जिसके लिए 15,000 करोड़ का खर्च आएगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ये ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से हमारा हवाई जहाज को दुश्मन देख नहीं पा रहा है, यानी उसके रडार क्रॉस सेक्शन को इतना छोटा कर दिया जाता है कि दुश्मन के रडार उसको पकड़ नहीं सकते। दूसरा, उसके एग्जॉस्ट से जो गर्मी निकलती है, आग निकलती है, उसको इतना सुप्रेस कर दिया जाता है कि उसके इंफ्रारेड जो डिटेक्टर्स हैं या इंफ्रारेड मिसाइल वगैरह है, वो हमारे हवाई जहाज को डिटेक्ट करके उसके ऊपर लॉक ऑन करके उसको बर्बाद नहीं कर सकते। और जहां 4th जनरेशन और 5th जनरेशन का ताल्लुक है, 4th जनरेशन हवाई जहाज ऐसा हवाई जहाज है जिसकी मैन्यूवरेबिलिटी बड़ी अच्छी होती है और उसको स्पेशली बनाया जाता है क्लोज रेंज में डॉग फाइट के लिए। लेकिन जो 5th जनरेशन है उसमें ये तमाम काबिलियत के बाद में इसके अलावा मैन्यूवरेबिलिटी अच्छी होती है, उसके कमांड कंट्रोल सिस्टम जो है वो बेहतर होते हैं, उसके एवियोनिक्स और विजोनिक्स बेहतर होते हैं, उसके जो हार्ड पॉइंट्स हैं जो हवाई जहाज के नीचे लगाए जाते हैं जहां वेपन ले जाता है उनसे, और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। 5th जनरेशन में हवाई जहाज जो पकड़ा नहीं जाता दुश्मन को, उसके सप्रेशन सिस्टम लगे होते हैं,
एग्जॉस्ट के हीट को स्प्रेस करने के लिए उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है और उसके हार्ड पॉइंट जो होते हैं ज़्यादा अंदर होते हैं ताकि बाहर जो है वो आसानी से पकड़ा ना जाए। ये मुख्य डिफरेंसेस है बिटवीन द 4th जनरेशन 5th जनरेशन। स्वदेशी 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में अमेरिका के F-22 राप्टर जैसी बेमिसाल ताकत होगी, वहीं रूस के सुखोई 57 जैसा दमखम होगा। भारत ने एरो इंडिया 2013 में 5वीं जनरेशन के फाइटर जेट के लिए रूस के साथ साझेदारी की थी। आपको बता दें कि 2017 में इसका एक स्टेज पूरा हो गया था। अब इसका फाइनल डिजाइन भी तैयार किया जा चुका है और डीआरडीओ ने एमका के फाइनल डिजाइन की अप्रूवल के लिए इसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस के पास भेज दिया है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को वायुसेना और नौसेना के लिए बनाया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रही है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डबल इंजन वाला 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल प्लेन होगा, जिसका वजन करीब 25 टन होगा। इस फाइटर प्लेन को बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल के साथ क्लोज कॉम्बैट फाइट की क्षमता से भी लैस किया जाएगा। इसे स्टेल्थ एयरफ्रेम के साथ तैयार किया जा रहा है। डीआरडीओ और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एमका पर मिलकर काम कर रहे हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जेट में डीएसआई जोड़ा गया है। डीएसआई में दुश्मनों के रडार को चकमा देने की क्षमता होती है। एमका में एडवांस सेंसर्स जैसे डेटा फ्यूजन शामिल होगा। साथ ही ये इंटीग्रेटेड व्हीकल स्टेल्थ मैनेजमेंट से लैस होगा, जिसमें AESA रडार लगाया जाएगा। यही नहीं, भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में सुपर मैनेबिलिटी के साथ कई उन्नत तकनीक भी शामिल होंगी। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान उन्नत किस्म के मल्टी रोल फाइटर जेट होते हैं, जिसमें हवा से हवा और जमीन पर हमला करने की ताकत होती है। साथ ही ये प्लेन परमाणु हमला करने में भी सक्षम होते हैं। हिंदुस्तान जो है अपना एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बनाने जा रहा है, जिसको कह रहे हैं कि 2023 या 2024 में इसको तैयार कर लिया जाएगा और 2026 में इसकी ट्रायल्स स्टार्ट की जाएगी प्रोटोटाइप की। ये हवाई जहाज दूसरे हवाई जहाजों से काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि इसमें शुरू से ही कहा जा रहा है कि 5.5 जनरेशन होगा। जैसे आपका तेजस है, तेजस को कहा जाता है 4.5 जनरेशन, यानी 4th जनरेशन से बेहतर है और 5th जनरेशन से थोड़ा कमज़ोर है। तो ये 5.5 जनरेशन का है और इसमें कुछ 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी भी लगाई जाएगी और इसका जो Mark 2 है उसमें 6th जनरेशन होगा। फिर इसकी शक्ल जो होगी वो एक किस्म से स्क्वायर शक्ल होगी, जो बाकी हवाई जहाज़ों से बिल्कुल अलग होगा। फिर जिसके एयर इंटेक्स होते हैं वो आमतौर पे एयर इंटेक्स जो हवाई जहाज़ों के होते हैं वो सर्कुलर होते हैं या हॉरिजॉन्टल होते हैं या ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। इसके एस शेप के होंगे। फिर उसका लैंडिंग गियर होता है, जो एक नोज व्हील होता है और पीछे विंग्स के नीचे व्हील होते हैं। इसकी ट्राई साइकिल की तरह, जैसे बच्चों का साइकिल होता है, ट्राई साइकिल का लैंडिंग गियर होगा। फिर इसमें कमांड कंट्रोल सिस्टम ऐसे लगाए जाएंगे जिससे इसकी बैटलफील्ड अवेयरनेस एंड डोमेन अवेयरनेस जो है बहुत बढ़ जाएगी। दूसरा, इसका नेटवर्किंग काबिलियत बढ़ जाएगी। और तीसरा, बहुत बड़े पैमाने पर ये तमाम इंफॉर्मेशन जो गैदर कर रहा है उसको कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में उस इंफॉर्मेशन को दे सकता है, उनके साथ बातचीत कर सकता है, दूसरे हवाई जहाज़ों के साथ बातचीत कर सकता है, जो बाकी हवाई जहाज़ नहीं कर सकते। आने वाले वक्त में भारत 5th जनरेशन का स्वदेशी सूरमा तैयार कर लेगा, जिससे भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों के कतार में शामिल हो जाएगा जिनके पास 5th जनरेशन के फाइटर प्लेन हैं। भारतीय सेना के मॉडर्नाइजेशन के लिए देश में ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मेक इन इंडिया मिशन के तहत तेजस MK-1 का निर्माण हो चुका है और अब तैयारियां तेजस MK-2 की हो रही हैं। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना में तेजस के 6 स्क्वाड्रन होंगे, 2 स्क्वाड्रन होंगे तेजस MK-1 के और बाकी 4 स्क्वाड्रन होंगे तेजस MK-2 के। तेजस Mark 1 का एडवांस वर्जन होगा MK-2। कहा जा रहा है कि LCA Mark 2 आने वाले समय में जगुआर और MiG-29 जैसे घातक लड़ाकू विमानों की जगह लेगा।
देखो LCA जो मार्क 2 है उसका मकसद ही है कि ये जो हवाई जहाज जिनका आपने जिक्र किया है ये सारे के सारे जो है अगले 5 से 10 साल में हमको रिप्लेस करने हैं। तो इनको रिप्लेस किया जाएगा हिंदुस्तान के इंडिजिनस हवाई जहाज के माध्यम से। और LCA मार्क 2 की खासियत यही होगी कि ये इन तीनों हवाई जहाज़ों को जिनका आपने जिक्र किया इनको आसानी से रिप्लेस कर पाएगा। इसकी कोशिश है कि उसको उतना ही पावरफुल किया जाए। इसका इंजन ज़्यादा पावरफुल होगा, इसकी मैन्यूवरेबिलिटी ज़्यादा होगी, इसके सेंसर्स जो हैं जिनके माध्यम से ये बैटलफील्ड को सेंस कर सकता है, डोमेन अवेयरनेस कर सकता है, सेंसर बेहतरीन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट बेहतर होगा, एयर टू एयर मिसाइल कैपेबिलिटी जो है एयर टू एयर मिसाइल्स की बेटर होगी, एयर टू सरफेस मिसाइल बेटर होगी, फिर एंटी रेडिएशन मिसाइल ले जा पाएगा, हर प्रकार के बॉम्ब ले जाएगा, प्रिसीशन गाइडेड बॉम्ब, लेजर गाइडेड बॉम्ब और दूसरे अनेकों प्रकार के। फिर ये 6500 kg तक का वजन ले जा पाएगा। इसमें 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे, बाकी किसी भी हवाई जहाज में 10 से 12 से ज़्यादा नहीं होते, इसमें 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे जिसमें ये वेपन ले जा सकते हैं। तो ये इसकी खासियत होगी। इसके माध्यम से ये तीनों हवाई जहाज जिनका आपने जिक्र किया है उनको बड़ी आसानी से रिप्लेस कर पाएगा, यही कोशिश है। और अमेरिका से जो नए इंजन की डील कर रहे हैं हम, वो नया इंजन जो है जो फार मोर पावरफुल है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। देश में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तैयार करने का कार्यक्रम 80 के दशक में शुरू हुआ। इन्हें MiG-21 की जगह लेनी थी जो रूस में बने थे। 90 के दशक में डिजाइन को मंजूरी मिली और 21वीं सदी की शुरुआत में प्रोटोटाइप भी बनकर तैयार हो गया। 2003 में टेस्टिंग शुरू हुई। उसी साल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे तेजस नाम दिया और 2011 में एयरफोर्स ने ऑपरेशनल क्लियरेंस दिया और फरवरी 2019 में तेजस को पूरी तरह IAF का हिस्सा बना दिया गया। तेजस अपनी कैटेगरी में सबसे हल्का सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। आपको बता दें कि इसे एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, प्रिसीजन गाइडिंग और स्टैंड ऑफ वेपन के हिसाब से डिजाइन किया गया है। 2024-25 तक भारतीय वायुसेना को 123 विमान मिल जाने की उम्मीद है। अब LCA मार्क 2 के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की ओर से 1 सितंबर 2022 को LCA मार्क 2 फाइटर जेट के विकास को मंजूरी दे दी गई है। अब LCA मार्क 2 कैसा होगा, तकनीक कैसी होगी, ताकत और खासियत क्या होंगी, ये भी जान लीजिए। LCA मार्क 2 करीब 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरेगा। इसके उड़ान की कुल रेंज 2500 किलोमीटर होगी, जबकि कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर होगी। 56,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भरने की ताकत रखने वाले LCA मार्क 2 में 13 हार्ड पॉइंट्स होंगे, यानी 13 अलग अलग तरह के हथियार लगाए जा सकेंगे। LCA मार्क 2 फाइटर जेट में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल मिका, एस्ट्राम, मिटियोर, एस्ट्रा, NG-CCM को लगाया जा सकता है। हवा से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस NG, ALCM, LR, LACM, स्टॉर्म शैडो, क्रिस्टल मेज लगाने की योजना है। इसके साथ ही LCA मार्क 2 में प्रिसीशन गाइडेड एम्यूनिशन यानी बम भी लगाया जा सकता है। देखो LCA जो मार्क 2 है उसका मकसद ही है कि ये जो हवाई जहाज जिनका आपने जिक्र किया है ये सारे के सारे जो है अगले 5 से 10 साल में हमको रिप्लेस करने हैं। तो इनको रिप्लेस किया जाएगा हिंदुस्तान के इंडिजिनस हवाई जहाज के माध्यम से। और LCA मार्क 2 की खासियत यही होगी कि ये इन तीनों हवाई जहाज़ों को जिनका आपने जिक्र किया इनको आसानी से रिप्लेस कर पाएगा। LCA मार्क 2 को एक बेहतर रडार, बेहतर एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से लैस किया जाएगा, जिससे आसमान में कोई भी दुश्मन इसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तेजस के नए वर्जन LCA 2 के इंजन पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे। मतलब पहले के विमानों के मुकाबले उनमें लड़ने की क्षमता ज्यादा होगी और इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि LCA 2 के सामने कोई भी विमान टिक नहीं पाएगा। किसी भी फाइटर जेट की असल ताकत होती है उसमें लगा इंजन। इंजन जितना पावरफुल होगा, दुश्मन से बचकर उसका खात्मा करना उतना ही आसान होगा। तेजस मार्क 1A में GE F404 इंजन लगा था। इस इंजन के पीक पावर की क्षमता 81 किलो न्यूटन थी। अब नए वर्जन यानी LCA मार्क 2 में GE F414 का इंजन इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी पीक पावर क्षमता 83 किलो न्यूटन होगी। हल्के
के लड़ाकू विमान के साथ साथ भारत में ऐसे ऐसे ताकतवर फाइटर जेट हैं जिनका नाम सुनते ही दुश्मन के होश फाख्ता हो जाते हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम है राफेल। भारतीय वायुसेना के पास मौजूदा समय में 36 राफेल विमान हैं जो देश की हिफाजत में तैनात हो चुके हैं। राफेल का पहला स्क्वाड्रन अंबाला में तैनात है। वहीं पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में राफेल के दूसरे स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है। 4.5 जनरेशन के राफेल फाइटर जेट की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों में होती है। ये युद्ध के किसी भी मोर्चे पर दुश्मन को धूल चटाने की ताकत रखता है, लिहाजा अंबाला और हाशिमारा में इसकी तैनाती दुश्मनों के दांत खट्टे कर देगी। अंबाला में तैनात राफेल के पहले स्क्वाड्रन ने पूर्वी लद्दाख में चीन से लगे बॉर्डर पर पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। आपको बताएं कि पहले स्क्वाड्रन के जरिए ही पाकिस्तान से लगती पश्चिमी और उत्तरी सीमा की निगरानी भी की जाएगी। वहीं हाशिमारा में तैनात दूसरे स्क्वाड्रन के जरिए पूर्वी सीमाई क्षेत्र और चीन की निगरानी की जा सकेगी। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर राफेल की तैनाती की गई है। ये वो इलाका है जहां से देश की पूर्वी सीमा पर पुख्ता निगरानी का इंतजाम हो सकेगा। साथ ही चीन सीमा पर भी पैनी नजर रखी जा सकेगी। हाशिमारा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर की दूरी करीब 100 किलोमीटर है। यहां से एक साथ सेंट्रल और ईस्टर्न तिब्बत में चीन पर नजर रखी जा सकती है। साथ ही चीन के एयरबेस और मिलिट्री स्टेशंस पर निगाह रखी जा सकती है। वहीं डोकलाम पर नजर रखना आसान हो गया है। डोकलाम में भारत चीन के बीच लंबे वक्त तक विवाद रहा था। सबसे खास बात यह है कि हाशिमारा पर राफेल की तैनाती के साथ चीन के शिगात्से एयरबेस के ऑपरेशंस पर भारत 21 साबित होगा। शिगात्से एयरबेस को 2017 के डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद ही खड़ा किया गया था। शिगात्से के नजदीक ही चीन ने गारीगुंसा में एक सरफेस टू एयर फैसिलिटी भी तैयार कर ली है। ऐसे में चीन की बढ़ती पावर को काउंटर करने के लिए हाशिमारा में राफेल की तैनाती अचूक दांव साबित होगी। हाशिमारा एयरबेस जो है एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है साउथ ऑफ भूटान और वो चुबी वैली से सबसे नजदीक पर है। और वहां से जो एयरबेस है, वहां से जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है, उसमें जितने भी चाइना के मुख्य एयरबेस हैं उन सबको कवर कर सकता है। साथ ही साथ अरुणाचल के सामने चाइना बहुत बड़े पैमाने पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर रहा है, विलेजेस को इम्प्रूव कर रहा है, अपनी वॉर मेकिंग पोटेंशियल को इम्प्रूव कर रहा है। उसको बड़ी आसानी से टारगेट कर सकता है और वहां से लेकर सेंट्रल सेक्टर तक दुश्मन के ऊपर हावी हो सकता है। और इसी की वजह से हिंदुस्तान की एयरफोर्स की ताकत उस इलाके में बहुत बड़ी पैमाने पर बढ़ जाएगी, बिकॉज ही कैन हिट ऑल द एनिमी टारगेट्स विद ईज। जब जब भारत के खिलाफ दुश्मनों ने हिमाकत की, भारतीय वायुसेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। वायुसेना के साहस और रणनीतिक कौशल की कई कहानियां इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। साल 1999 में पाकिस्तान के साथ हुआ करगिल युद्ध भी ऐसा ही मौका था जब भारतीय वायुसेना ने कमाल की वीरता और तकनीकी क्षमता दिखाते हुए दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करते हुए उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। कारगिल युद्ध के दौरान ग्वालियर एयरबेस गेम चेंजर साबित हुआ था। इसी एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के मारक फाइटर जेट में से एक मिराज 2000 का स्क्वाड्रन तैनात है। मिराज 2000 ने यहां से उड़ान भरी और कारगिल में वो पराक्रम दिखाया जिसने युद्ध के नतीजे को भारत के पक्ष में मोड़ने में अहम भूमिका निभाई। करगिल युद्ध में टाइगर हिल की लड़ाई बेहद अहम थी। भारतीय वायुसेना ने रणनीतिक रूप से अहम इस चोटी को कब्जाने में काफी मदद की। वायुसेना ने मिराज 2000 फाइटर जेट की मदद से टाइगर हिल पर मौजूद दुश्मनों के बंकर तबाह किए, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने इस चोटी पर कब्जा जमा लिया था। वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक मिराज 2000 की लेजर गाइडेड मिसाइलों ने पाकिस्तान को काफी नुकसान पहुंचाया। उसके बंकरों और उसके हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया। पाकिस्तानी सेना को यह बात समझ में आ गई थी कि उसके सैनिक चाहे पहाड़ों में जितना छुप लें, लेकिन मिराज 2000 विमान उन्हें ढूंढकर निशाना बना ही लेंगे। करगिल युद्ध के दौरान सरकार का आदेश था कि भारतीय वायुसेना को एलओसी पार नहीं करनी है। ऐसे में पहाड़ों पर छिपे पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकानों का पता लगाना और उन्हें निशाना बनाना भारतीय वायुसेना के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा था। ऐसे में इजराइल भारत की मदद के लिए आगे आया। इजराइल ने ही मिराज फाइटर जेट के लिए भारत को लेजर गाइडेड मिसाइल मुहैया कराई। इन्हीं लेजर गाइडेड मिसाइल की मदद से भारतीय वायुसेना ने पूरी सटीकता से पाकिस्तानी बंकरों को निशाना बनाया और इसके बाद करगिल युद्ध की तस्वीर ही बदल गई। मिराज विमान सिंगल सीटर लड़ाकू विमान है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर ट्विन सीटर भी बनाया जा सकता है। भारत के पास मिराज विमानों के अभी करीब 3 स्क्वाड्रन हैं।
मिराज करीब 17,000 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 2.2 मैक यानी 1466 नॉट्स है, जो काफी बेहतर है। मिराज 2000 फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के लिए कितना खास है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी इसी विमान का इस्तेमाल किया गया था। सरकारी दावे के मुताबिक मिराज 2000 ने आतंकी ठिकानों पर करीब 1000 किलो के बम गिराए, जिसमें तकरीबन 300 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान को भारत की इस कार्रवाई की भनक तक नहीं लगी। मिराज के लिए मुख्य वजह यह है कि मिराज हवाई जहाज जो है वो लॉन्ग रेंज पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से दुश्मन के टारगेट्स को बर्बाद कर सकता है। और अगर आप देखो, मैं तो कारगिल ऑपरेशन में जिस जगह पर टारगेट वॉर हुई उस इलाके में 4 साल था। हेलीकॉप्टर की स्पीड से भी आप एक हिल फीचर से दूसरे हिल फीचर को पहचान नहीं सकते, और प्रिसीशन अटैक की आवश्यकता थी, और ये केवल और केवल काबिलियत मिराजेस में ही थी, जिसके लिए मिराजेस को इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ जब आपने बालाकोट एयर स्ट्राइक की, वो भी लॉन्ग रेंज से हमने दुश्मन के टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय किया, उसके लिए भी हमने यही हवाई जहाज। इसके अलावा हिंदुस्तान के एयरफोर्स में कोई भी हवाई जहाज नहीं है जिसमें इस माफी की क्षमता है। इस क्षमता को निगाह में रखते हुए भर भर इसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। मिराज फाइटर जेट साल 1985 में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए थे। 80 के दशक में जब पाकिस्तान को अमेरिका से F-16 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान मिले, उसी समय भारत ने मुकाबले के लिए फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन से मिराज लड़ाकू विमानों की खरीद की थी। मिराज फाइटर जेट्स को अपडेट किया गया है, जिसके बाद ये विमान साल 2030 तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहेंगे। भारत के पास राफेल के जैसे एक और ताकतवर फाइटर जेट मौजूद है। नाम है सुखोई 30 MKI। भारत और रूस के बीच इस विमान को लेकर साल 2000 में डील हुई थी और 2002 में भारत को पहला सुखोई मिला था। सुखोई की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दुनिया भर के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में इनकी गिनती होती है। Su-30 MKI को 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान माना जाता है, जो 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी कॉम्बैट रेंज 3000 किलोमीटर है। सुखोई 30 MKI में 30 mm की एक ग्रिजेव शिपुनोव ऑटो कैनन लगी है, जो 1 मिनट में 150 राउंड फायर करती है, यानी दुश्मन का विमान, ड्रोन या हेलीकॉप्टर बच नहीं सकता। इसमें 4 तरह के रॉकेट्स लग सकते हैं, 4 तरह की मिसाइल्स और 10 तरह के बम लग सकते हैं। ये Su-30 Mark 1 जो है और आई, ये स्पेसिफिकली रशिया से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाया गया, जिसमें इंडिया स्पेसिफिक फीचर्स लगाए गए हैं। Su-30 हवाई जहाज जो है चाइना में भी है, लेकिन हमारा Su-30 उससे बहुत सुपीरियर है, बिकॉज जैसे हमने राफेल खरीदा है तो बहुत इंडिया स्पेसिफिक फीचर्स लगाए गए हैं। इसमें भी इंडिया स्पेसिफिक फीचर्स लगाए गए हैं। दूसरा, ये ऐसा हवाई जहाज है जो हर प्रकार का, जो हमारा इंडिजिनस बनाई है, हमने मिसाइलें बनाई है, अस्त्रा मिसाइल बनाई है, फिर जो ब्रह्मोस मिसाइल है, इन तमाम मिसाइलों को ले जा सकता है, जो बाकी हवाई जहाज आसानी से नहीं ले जा सकते। तीसरा, ये हमारा अपना हिंदुस्तान का बना हुआ लड़ाका है, जिसको मेंटेन करना, सस्टेन करना, स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट वगैरह बहुत आसान है बनिस्बत दूसरे हवाई जहाज़ों से, जहां आप फॉरेन पावर्स के ऊपर या फॉरेन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के ऊपर डिपेंडेंट हो फॉर स्पेयर पार्ट्स। सुखोई 30 MKI को हाल ही में अपग्रेड किया गया है। इसे ब्रह्मोस की ताकत भी मिल चुकी है, जिससे इसकी मारक क्षमता काफी बढ़ गई है। दिल्ली से अनंत भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।